गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबका ओईसी टॉक्स के दूसरे एपिसोड में शिरकत करने का शुक्रिया। मेरा नाम फरदाद अली खान है और मैं ओईसी टॉक्स प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। ओईसी टॉक्स ओईसी का एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपनी सोसाइटी के कुछ अहम नुकात को ज़ेर बहस लाते हैं और जिन पर हमारे एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर्स अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज का हमारा मौजू है चाइल्ड डेवलपमेंट, हाउ प्रॉपर चाइल्ड अपब्रिंगिंग कैन प्रिवेंट मेंटल इश्यूज इन लेटर लाइफ। यानी बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की मुनासिब परवरिश किस तरह बाद की जिंदगी में जहनी मसाइल को रोक सकती है। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरमा नीलोफर अली, जॉइनिंग अस फ्रॉम टेक्सास यूएसए। अपने मेहमान का मैं तारुफ करता चलूँ। मिस नीलोफर अली इज एन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट with a vast experience in supervising and implementing early childhood development programs in diverse socio-cultural settings in Pakistan. She has trained ECD teachers, parents, caregivers, and local women in child protection and women empowerment. She has also opened many ECD centers in the country and is recognized as one of the top 50 global teachers in the world. Welcome to OEC Talks, Nilofar. Thank you so much for that. Thank you. It's my pleasure to join you. बहुत बहुत खुशी हुई है आपके साथ कनेक्ट होके अगेन टू माय ओन पीपल। सो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आज कुछ इनसाइट्स और कुछ चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। I think it's an honor And to have you thank you with us. for this wonderful opportunity. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Well, let's jump right into it. ज़हनी मसाइल के बारे में बात करना हमारे घरों में किसी हद तक एक तरह से ममनू या टैबू समझा जाता है। जैसे जब मैं अपनी माँ जी से कहता हूँ कि मॉम I'm feeling a little depressed, तो उनका रिप्लाई होता है कि बेटा ऐसे मत कहो, ऐसा नहीं कहते। तो मैंने ज़ाती तौर पर महसूस किया है कि ज़्यादातर वालिदैन के साथ ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव के इस मसले पर बात करना एक हद तक बेकार है। हम इस चैलेंज पर कैसे काबू पा सकते हैं और वालिदैन अपने बच्चों की ज़हनी तंदुरुस्ती का ख्याल प्रोएक्टिवली कैसे रख सकते हैं? दिस इज मैं कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू में मोस्टली बात करूं एज वी डिस्कस्ड अर्ली। सो ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और जितने भी हमारे लोग हैं। आजकल का जो ये टाइम है ये बहुत क्रिटिकल, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत मुश्किल वक्त है जो जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मेंटल वेलनेस और मेंटल हेल्थ जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हमें अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमें अगर कोई दिल का मसला होता है, अगर हमें कोई खुदा न खास्ता कोई किडनी का इशू है, तो दिस इज ये जो बिल्कुल ये जो बीमारी है सेम इसी तरह है, क्योंकि हमारा दिमाग भी एक ऑर्गन है ना, एक हिस्सा है बॉडी का। तो अगर हम किडनी को सही नहीं रखते हैं तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करता है। अगर हम अपने दिल को सही नहीं रखते हैं तो दिल भी अपने प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करता है, उसमें मसाइल शुरू होते हैं और उसको तो हम ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे गुर्दे का मसला है, अगर वहां कुछ इश्यूज होते हैं तो उसको भी हम ट्रीट करने आराम से चले जाते हैं। जो हमारा दिमाग है ये भी एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का हिस्सा है। इसको अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे, ज्यादा चीजें देंगे उसको जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उसको ज्यादा हो जाता है उसके लेवल से, और जैसे तो वो भी प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है जिसे हम सबको समझने की जरूरत है। और अगर हम इसको टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे, टाइमली समझेंगे नहीं, और हम लोग जो हमारा नॉर्मली हमारा जो जीबीसी का एरिया है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं मोस्टली। इस एक केस स्टडी के तौर पे लिया जाता है इंटरनेशनली कि जीबीसी के अंदर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर्टिकुलरली यूथ। तो मैं यूथ को यहाँ ज्यादा फोकस करूंगी। और अलमिया ये है कि यूथ ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस चीज के अंदर। हम सबको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और पेरेंट्स को, क्योंकि ब्रेन एक ऑर्गन है, अगेन मैं यही कहूंगी कि हमारे बॉडी का हिस्सा है। अगर उसको हम ज्यादा चीजें देंगे, अगर उसको लोड आएगा, प्रेशर आएगा, और तो वो डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम्स हमें दिखाना शुरू करेगा। तो उसमें डॉक्टर के पास जाने में कोई हार्म नहीं है, हेल्प करने में कोई कोई भी मुजायका नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको टेबू समझते हैं। क्यों समझते हैं कि ये कुछ चीजें मैं सख्त अल्फाज यहाँ यूज करूंगी, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से माफी चाहती हूँ। हम लोग बोलते हैं कि अगर अगर किसी को कोई हेल्थ मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ इशू है तो फौरन ही टैग लगाते हैं पागल हो गया, राइट? तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, सख्त वर्ड है। हम लोग बोलते हैं कि उस पागल को देखो,
ये तो पागल हो गया। ऐसा नहीं है, ये कुछ इश्यूज होते हैं जो छोटी चीज से शुरू होते हैं, छोटी चीज से, और फिर हम उसको ऐड करते जाते हैं, ये ऐसे एक लेयर बनता है और फिर जाके एक्सप्लोड होता है, मतलब फट जाता है वो चीज। तो ब्रेन के अंदर भी एक कैपेसिटी है, जो एक हद है जो बर्दाश्त कर सकता है, वो एक ऑर्गन है। तो उसको इतना इतना प्रेशर दें जितना वो बेयर कर सके। और सेकेंडली, अगर खुदा ना खास्ता हमारे घर में किसी बच्चे को, किसी छोटे को या किसी बड़े को कोई इशू है, तो कंसल्टेंसी लेने में, डॉक्टर के पास जाने में जो ब्रेन का होता है, कोई इशू नहीं है। हमें हमें बहुत पॉजिटिवली इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। अच्छा, नहीं बताना है आपने, बाहर बात नहीं करनी है, आपने घर के अंदर भी बात नहीं करनी, जैसे आपने अभी खुद कहा कि बिल्कुल चुप खामोश रहना है, ये बात बाहर नहीं करनी है, घर के अंदर आज आपने मुझे बताया तो सही, अदरवाइज नहीं। तो ये चीजें डिस्कस करने की हैं। जितना आप डिस्कस करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी, उतना आपका बच्चा सही होगा। और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं सब पेरेंट्स से जो इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज को पॉजिटिवली ले। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे बॉडी का, हमारा ऑर्गन है दिमाग, तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच नीलोफर। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं एक रिकैप करता चलूँ। हमारा ये क्वेश्चन था कि हमारी सोसाइटी में, वैसे जीबीसी गिलगित बल्तिस्तान चित्राल की सोसाइटी में, जब हम मेंटल इश्यूज पे बात करते हैं और अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो एक हिसाब से मतलब वो उसको ब्रशिंग अंडर द कारपेट वाला सीन होता है। मतलब सही उसको एड्रेस करने की बजाय हम इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेट आंसर नीलोफर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवानों में मेंटल इलनेस ट्रिगर कैसे होता है? क्या इनमें से एक वजह फैमिली है, या फिर पेरेंटिंग का भी है, या फिर पेरेंट्स का आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनकी वजह से भी क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं? ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है कि कैसे होता है, फरदाद, और एंड सच ए क्रिटिकल क्वेश्चन। इसके इसका मैं शुरू करूंगी बिल्कुल बेस से, फ्रॉम प्रेगनेंसी। जब माँ प्रेग्नेंट होती है, एक दिन की कहानी नहीं है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो जैसे ही उससे भी पहले, थोड़ा उससे भी पहले जाऊंगी मैं, जब शादी हो जाती है तो बच्चे की एज नहीं देखी जाती कि बच्चा इस एबल है कि नहीं है। नेशनली हमारे कंट्री के हिसाब से, अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से या इंटरनेशनली देखेंगे, तो 18 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि 18 इयर्स पर जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके पास एक बच्चा, दो बच्चे जरूर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मदर या फादर इस लेवल पे है कि वो एक और बच्चे को पाल सकते हैं व्हाइल बीइंग चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उनको कितना उनको हमें हेल्प करने की जरूरत है। सेकेंडली, द मोमेंट इनकी शादी हो जाती है, प्रेशर शुरू हो जाता है कि आप कब प्रेग्नेंट होंगी, राइट? सो ये हमारा कल्चर है। तो अभी हमने उनको टाइम नहीं देना है कि वो दोनों मिलकर प्लानिंग करें कि आर दे रेडी, क्योंकि एक बच्चा दुनिया में लाना, उसको पालना, उसकी अपब्रिंगिंग करना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदाउट थिंकिंग हम प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि अच्छा, एक दूसरे से पूछना शुरू करते हैं कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, कब प्रेग्नेंट होंगी, क्यों नहीं हो रही है। तो वहां से उसकी माइंड में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और अगर होपफुली प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो सेकंड प्रेशर आता है, बेटा होना चाहिए, एग्जैक्टली। राइट? सो बहुत इसमें बहुत सोचने की जरूरत है, बेटा होना चाहिए। और लड़की के ऊपर वहां से सेकंड प्रेशर शुरू हो गया कि लड़की हो गई तो गई, क्योंकि उसको एवरी टाइम उसको वो बात पहुंचनी है। और हमें ये समझने की जरूरत है कि लड़की होना मदर के हाथ में नहीं है साइंटिफिकली, ये डिपेंड करता है आपके बेटे के ऊपर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि हार्श वर्ड्स यूज होंगे, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। और ये हमें समझने की जरूरत है एज ए सोसाइटी, क्योंकि हमें आगे जाना है, अपनी जनरेशन को एक हेल्दी जनरेशन बनानी है। और वो प्रेशर वो रखती है थ्रू आउट 9 months कि बेटा होगा कि बेटी होगी। और पूछते हैं आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, बेटा है कि बेटी है। तो वो प्रेशर माइंड में वो रखती है। और हमें ये नहीं पता कि वो 9 months की प्रेगनेंसी के अंदर 25% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है इनसाइड मदर्स वूम। 25% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो उसकी कंप्लीट हो जाती है। एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट? नथिंग। सारा प्रेशर
इंस्टिल करते हैं माँ के ऊपर, माँ डायरेक्टली ट्रांसफर करती है और ट्रांसमिट करती है वो प्रेशर अपने बच्चे के अंदर। एग्जैक्टली। और ये यहाँ शुरू होता है माँ के वूम के अंदर, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, तो वो ट्रांसफर कर रही होती है। और ये एक बहुत बड़ी स्टडी है 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी। अगर आपसे मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जापान के अंदर 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को एज में काउंट करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो एक लाइफ है। माँ जिस चीज से गुजरती होती है, बच्चा उस चीज को ले रहा होता है, हासिल कर रहा होता है। और अच्छा फूड आप दे रहे हैं, आपको बच्चे का ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा। हेल्दी फूड दे रहे हैं, स्ट्रांग डेवलपमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, स्ट्रांग ब्रेन डेवलपमेंट। अगर हम उसको टॉक्सिक स्ट्रेस के अंदर, टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर रख रहे हैं, तो आपका बच्चा भी ऐसा होगा। यहाँ से आपने बिल्ड किया, सीट आपने यहाँ डाल दिया स्ट्रेस का। और देन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। इंटरनेशनली हम इसको कहते हैं करिकुलम के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। फर्स्ट वीक में क्या करना है हमने बच्चे के साथ, सेकेंड वीक में हमने क्या करना है, थर्ड वीक में हमने क्या करना है। तो ये पूरा एक सेट करिकुलम है जिसको हमें समझने की जरूरत है। फर्स्ट वीक के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो वी आर रियली ओवरवेल्म, बच्चा आ गया, सब शोर मचाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग एक्साइटेड होते हैं, बच्चे यहाँ से वहां खींच रहे होते हैं। तो उसमें बच्चा क्या होता है कि वो ट्रॉमा का शिकार होता है, बच्चा डर जाता है। बच्चा कहाँ से आया है, एक बहुत छोटी सी जगह से, जहां पर वो पुरसकून इन्वायरमेंट में था, वो सिर्फ इम्यूनिटिक के अंदर तैर रहा था, वहां से बाहर आया है। उसको हम लोगों ने टेम्परेचर भी इक्वल रखना है, जो माँ के बॉडी का टेम्परेचर था, वूम का टेम्परेचर था, उसको इक्वल रखना है, ताकि हम लोग उसको एडॉप्टेशन में हेल्प कर सके। तो यहाँ पर हम लोग उसको ऑलरेडी डरा देते हैं, और बच्चा कहता है कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली बच्चा वापस जाने की ख्वाहिश करता है कि मैं कहाँ आ गया, वो साइकोलॉजिकल है। एंड ये फर्स्ट वीक की मैं बात कर रही हूँ। एडॉप्टेशन ग्रेजुअली होनी चाहिए, और पहला जो इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे का माँ के साथ, बॉडी के साथ, जो बिल्कुल नेकेड, और एंड देन फादर के साथ, क्योंकि वो दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा उनके साथ क्लोज था। तो वो आपने ऐसे उसको ग्रेजुअली फिर आपने घर के इन्वायरमेंट में सबके साथ उनको एडाप्टेशन करवानी है। तो ये चीजें होती हैं। और फर्स्ट 2 मंथ्स में बच्चे को हमने ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट्स देने हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देख सकता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स, ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, ये बहुत बड़ी कहानी है। फिर जब बच्चा पहले साल अपना फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करता है, तो कैन वी इमेजिन कि 75% ब्रेन डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और हम कहते हैं कि पहले साल में बच्चे, इसको क्या पता, बच्चे के सामने लड़ते हैं, बच्चे के सामने झगड़ते हैं, बच्चे के सामने सारी चीजें हम लोग कर जाते हैं अनकॉन्शियसली। मैं कहूँगी अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूंगी एपिजेनेटिक्स की। एपिजेनेटिक्स आजकल के दौर में कहते हैं कि हम लोग, हमारे जीन्स, हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारे जीन्स को चेंज करते हैं। जिस तरह का आप इन्वायरमेंट बच्चों को देंगे, आपका बच्चा इसी तरह का होगा। तो एपिजेनेटिक्स जो है आपके डीएनए को चेंज करते हैं। और जो हमारा डीएनए सेल जो प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट और हमारे बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने अगर इन्वायरमेंट अच्छा दिया है, तो हमारा जो प्रॉपर प्रोटीन बनना था डीएनए के अंदर, वो सेल के अंदर वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये देखिए इन्वायरमेंट का कितना बड़ा रोल है, कितना इन्वायरमेंट कितना बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर हम मदर को इतना टाइम नहीं देते हैं कि वो अपने बच्चे की नर्चरिंग बेहतर तरीके से करे। उसके लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंशियली आप कितनी स्ट्रांग हैं, आप कितने एज ए कपल आप कितने स्ट्रांग हैं, आपने कितनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है अपने बच्चे के लिए। बच्चे तो हम पैदा करते हैं एक के बाद दूसरा, लेकिन उसके लिए हमने प्लानिंग क्या की है। और कल को वही बच्चा आपसे अपनी चीजों के लिए पूछता है, तो हम उसको ऐसे डांटते हैं कि कहाँ से लाएंगे, इतने सारे बच्चे हैं, आपको पता नहीं है हमारे पास ये नहीं है, आपको पता नहीं है हमारे पास वो नहीं है, आपको समझना चाहिए। बच्चे को हम कहते हैं कि आपको समझना चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए एज ए पेरेंट कि हम किस तरह से बच्चे को डील करते हैं और डील करना चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो वी शुड वेट। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हमें वेल प्लान होना चाहिए बच्चे को पैदा करने से पहले, एंड देन हम बच्चे को ले आए। क्योंकि बच्चे को पैदा करना
खाली वो यहाँ तक महदूद नहीं है, इसके ऊपर आपको हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बेहतर एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पहले आता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि 75% ब्रेन डेवलपमेंट जो है फर्स्ट ईयर में होती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने क्या एजुकेशन दी अपने बच्चे को, क्योंकि एवरी मंथ आपके बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेंज होता है, सेकेंड मंथ में दूसरा होता है, उसकी नीड्स उस हिसाब से आपको उसकी बुक्स प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से आपने उसको टॉयज प्रोवाइड करने हैं जो पर्पसफुल होंगे। टॉयज ये नहीं कि आपने कोई भी चीज आपने खरीदी उसको दे दी, वो भी कैटेगराइज्ड हैं कि इस मंथ में इतना देना, इस मंथ में इतना देना, ये सब चीजें आपको देखनी है। और फाइनेंशियल हार्डशिप बहुत मैटर करता है बच्चे की उसमें इमोशनल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में, क्योंकि हम उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं और बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं और हम वो रिसोर्सेस इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तब जाके हम बच्चों को डांटना शुरू करते हैं कि आप खामोश रहे, और बच्चा इंटरनली क्या फील करता है वो हम कभी सोचते नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा कॉज जो यूथ के अंदर जो मैं सोचती हूँ या कभी मैं बहुत थिंक करती हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्यों खुदकुशी करते हैं बच्चे हमारे, उस रास्ते को क्यों अपनाते हैं, विच इज द लास्ट एंड बहुत मुश्किल डिसीजन है ये, उसको वहां तक कैसे पहुंचते हैं हमारे बच्चे, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल हार्डशिप, इमोशनल प्रेशर, और दूसरा ये कि हमने अपने बच्चे को किस तरह से रेडी किया है कि वो रिजिलियंट है, और ये सब अर्ली एज में होता है। हमने अर्ली एज में अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो रिजिलियंट है इन चीजों को फेस करने के लिए, और वो बेयर कर सकता है इस तरह के स्ट्रेस को, वो अंडरस्टैंड कर सकता है इस तरह की चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड देन जब घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि यूजुअली हम लोगों को, हमारे कल्चर में कहते हैं कि कोई नया बच्चा थोड़ी आया है, दुनिया में होता रहता है, बच्चे पैदा होते रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, आप कोई नया काम नहीं कर रही हैं, और ये सारी चीजें। एक वक्त था जब मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों को इतना, मतलब क्रिटिकली हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बोलते थे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा एक्सेप्ट करते थे इजीली। और आज के बच्चे, आप उनसे बात करें वो आपको आर्ग्यू करते हैं, वो सोचते हैं, एक्स्ट्रा सोचते हैं। और हमें अगर कुछ कहा जाता था कि ये नहीं, ये हम टेम हो जाते थे। आज का बच्चा नहीं होता है, क्योंकि वो वक्त के साथ आप हमारे सोशल मीडिया, दूसरी चीजें, वो आपको रिसर्च कोड करके बताते हैं ये गलत है, आप जो कर रही हैं ये गलत है। स्पेशली यूथ की जब मैं आपको बात करूं तो ये चीजें बहुत बहुत क्रिटिकली और बहुत अच्छे से सोच के हम लोगों ने कदम उठाना है, और अपने यूथ को, अपनी जनरेशन को मैं कहूंगी बेहतर बनाने के लिए हमें कहाँ सीट डालना है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मैंने फर्स्ट ईयर की बात की थी, जब बच्चा अपने थर्ड बर्थडे कंप्लीट करता है तो 90% ब्रेन डेवलपमेंट पूरी हो जाती है। और हम एक्चुअल एजुकेशन की प्लानिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 3 इयर्स के बाद, फॉर रिमेनिंग 10%। तो हमें सबसे पहले अपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए फोकस करना होगा कि अगर हमने बच्चा पैदा करना है तो हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए कौन सा स्कूल हमने उसके लिए सिलेक्ट किया है, कौन सी हमने उसके लिए रिसोर्सेज हमने तैयार की हैं, घर के अंदर इन्वायरमेंट कैसा बनाया है, हमारे घर उसके लिए वेलकमिंग है बच्चे के लिए या नहीं है, किस तरह से हमने उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसको अप्रोप्रिएट बुक्स चाहिए, अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट टॉयज चाहिए, क्या हम वो दे सकते हैं, क्या हम वो एजुकेशन दे सकते हैं, क्या हम ऐसे टीचर्स के पास ले जा सकते हैं जो इस नीड को समझें, इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को समझें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ मेंशन करूंगी, हमारे टीचर्स, जब हम अपने टीचर सिलेक्ट करेंगे अपने बच्चे के लिए तो वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्टिफाइड होनी चाहिए, जो समझती हो कि इस बच्चे की नीड्स क्या है, इस बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है। आजकल यूजुअली जो मैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 18 इयर्स पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर काम किया है, और मुझे यहाँ आए हुए अभी 4 इयर्स हो रहे हैं, तो मैंने जो देखा कि जो कुछ नहीं कर सका वो टीचर बना। एग्जैक्टली राइट। तो उसमें
हमारे एक टीचर का रोल क्या है, सबसे पहले ये देखना है, और उसको सर्टिफाइड करने की जरूरत है। और टीचर्स कैसे कैसे भी आए आपके पास, उनको सर्टिफाई करना या उनको उस लेवल पे लेके आना इंस्टीट्यूशंस का काम है जहां वो ज्वाइन करते हैं। तो टीचर्स का सर्टिफाइड होना, टीचर का वेल ट्रेन होना बहुत जरूरी है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। और उनका रोल बहुत बड़ा होता है। और यूजुअली मैंने देखा है कि बच्चा आपके पास आता नहीं है 3 इयर्स के अंदर, उनकी राइटिंग शुरू करवा देते हैं। और ऐसे ऐसे मैंने चीजें देखी जब मैं टीचर ट्रेनिंग करवा रही थी, तो और करवा रही होती थी थ्रू आउट मेरा अपना प्रोफेशन। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे यूजुअली 5 उल्टा लिखते हैं, 6 उल्टा लिखते हैं, 2 उल्टा लिखते हैं। उनका ब्रेन जो कैच करेगा सामने से, उनके लिए 2 वही है जो ऐसे भी हो दैट इज ऑल्सो फाइन, यूं हो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो कुछ टीचर्स ऐसी होती थी जो मेरा खुद अपने उनको देखा कि आप क्यों गलत लिखती हैं, क्यों उल्टा लिखते हैं, लगता है उल्टे पैदा हो गए हो, मतलब कहाँ तक जाते हैं। आप ये देखें, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो टीचर्स ट्रेन नहीं है। और ये चीज नॉर्मल है। जब आपका बच्चा 5 उल्टा लिखता है, 2 उल्टा लिखता है, इनिशियली हम सब ने किया है, और ये बिल्कुल सही है, और एक वक्त के साथ वो सही हो जाता है। और राइटिंग सेकंड प्रोसेस है, उसको हम पहले लाते हैं, जबकि रीडिंग फर्स्ट है। उसको आप पहले उसकी इंफॉर्मेशन दे दें, पहले इंफॉर्मेशन से भर दें अपने बच्चे को, एंड देन आप राइटिंग। जब बच्चे के, हम कहते हैं फाइन मूवमेंट, उनकी जब रेडी नहीं है, जब उसका हाथ ही रेडी नहीं है तो कैसे काम करेगा? ये मसल्स पर डिपेंड करता है आपका बच्चा कैसे पेंसिल होल्ड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत डीप चीजें हैं, और बहुत वक्त चाहिए इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए। सही। well, एज रिकैप, मतलब हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम समझते हैं कि मतलब ऐसे ही माइंडलेस, मतलब उनके पास कुछ प्रोसेस करने की है ना, मतलब इंफॉर्मेशन है ही नहीं, देयर वी कंसीडर देम काइंड ऑफ इडियट्स। लेकिन आपने ये हाईलाइट करा है कि दिस इज नॉट द केस, क्योंकि बच्चे के हिसाब से जैसे ही पैदा होते हैं द फर्स्ट मंथ और द फर्स्ट 3 मंथ्स उनकी काफी ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। इसके साथ साथ इवन 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, वहां पर भी करिकुलम है। 25% आपने कहा था, 25% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। और मदर का पूरा करिकुलम है जो मदर को करना है 9 मंथ्स में। उसको म्यूजिक सुनना है, स्पिरिचुअल चीजें सुननी है उसको, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करती हैं उस रिलीजन की चीजें सुन, ताकि बच्चा अंदर सूद फील करे, राइट। एंड देन रिसाइट करे चीजें, तस्वीर रिसाइट करे, और म्यूजिक सुने, क्योंकि म्यूजिक इज डायरेक्ट वे टू ब्रेन डेवलपमेंट। एग्जैक्टली इसके साथ साथ जो पेरेंटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी काफी हाथ होता है अपने बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। तो पेरेंटिंग का भी मतलब ये होना चाहिए हमारी सोसाइटी में एक एग्जैक्टली। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। सो यहाँ से ही आप देख लें कि अगर हमारी मदर्स अच्छी होंगी, सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ मदर्स की बात नहीं करूंगी, फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का। फादर का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली हमारे कल्चर में क्या होता है कि बच्चा पैदा हो गया, उसकी तरबियत माँ की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, इक्वली दोनों को हिस्सा डालना है बच्चे की डेवलपमेंट में। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो माँ नहीं कर सकती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाप नहीं कर सकता। दोनों को इक्वल पार्ट है, जिसका जो रोल है वो दोनों को अदा करना है। तो अब एक रिसर्च है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का कि जिस बच्चे की डेवलपमेंट में बाप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो मोस्टली दे एंड अप विद द जेल। तो मतलब उनके अंदर वो क्यों वहां पहुंचते हैं, उनके अंदर वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जब आपका वो फादर का जो एलिमेंट आपकी अपब्रिंगिंग में शामिल नहीं है, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। तो मदर का रोल, घर वालों का रोल मैं कहूंगी, नॉट ओनली मदर एंड फादर हमारे, क्योंकि यूजुअली हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल। और ग्रैंड पेरेंट्स की जो अहमियत है मेरी नजर में और साइंस की नजर में मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नॉलेज का खजाना है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरीज, हमारी जो फोक टेल्स हैं, हमारे जो यूजुअली हम लोग बोलते हैं ना, श्लोक के मीना सिंह बोलते हैं, तो वो वी हैव टू ट्रांसफर दैट ट्रेजर। हम लोगों को वो हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को इस तरह से हमने उनको बोलना है कि वो ये चीज ट्रांसफर करें, ये उनका काम है, और हम उनको उनसे फायदा लें। और उनका नॉलेज जितना स्ट्रांग है उतना हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। और बच्चा जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पलता है तो वो डायरेक्टली उनके एक्सपीरियंस को हासिल कर रहा होता है। और जो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा होता है उसका जो ब्रेन और अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू द चाइल्ड हु इज नर्चरिंग इन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम।
क्योंकि वो इनडायरेक्ट रिसेप्शन है नॉलेज का। वो बच्चे कुछ ना कुछ बताते होते हैं चलते गुजरते, और अगर प्रॉपर आप उसको एक वो बना देंगे तो बहुत बहुत फायदा है। जो हमारे छोटी छोटी चीजें हैं, हम ललीबाइज बोलते हैं, जिसे हम लोग यूजुअली थोले थोको बल बलों को करते थे हाथ में। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए। आप बच्चे को देखें ये काम करके, और बच्चा कितना खुश होता है। जब बच्चा हंसता है, खुश होता है, उसके ब्रेन सेल्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक आर्किटेक्चर है ब्रेन सेल्स का। जब आप बच्चा रोता है, बच्चा जब सैड है, तो उसके ब्रेन सेल्स प्रून होते हैं, मतलब वो बम्प इनटू ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर गिरते हैं। और ब्रेन सेल्स का एक साइंस के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी है, जब आप उसको परमानेंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो परमानेंट होते हैं, अदरवाइज वो प्रून होके गिर जाते हैं। तो उसका एक पॉलिसी है, कहते हैं यूज इट और लूज इट। जब आपने उसके यूज किया है तो वो परमानेंट हो गई, नहीं किया है तो आपने लूज किया है। तो ये बच्चा खुश होता है तो वो आर्किटेक्ट होता है, ऐसे जुड़ जाते हैं, और एक वायरिंग होती है आपके ब्रेन के अंदर, आपके सेल्स की। और जितना एक्सपीरियंस आप बच्चे को देंगे इन्वायरमेंट के अंदर, उतना उसका ब्रेन सेल्स बढ़ेंगे। और कुदरत की तरफ से हम लोगों को बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स अवॉर्डेड होते हैं, हम सबको, एवरीबडी। उसको कैसे हम परमानेंट करते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी एपिजेनेटिक की बात की, कि आपका इन्वायरमेंट आपके डीएनए को चेंज करता है। तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको एक्सपीरियंसेस इतने देते हैं, तो वो फिर ब्रेन सेल्स उसके हम परमानेंट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब बच्चा 14 ईयर्स का होता है, तो बिलियंस ब्रेन सेल्स हमें वी वर अवॉर्डेड विद, बट हमारे पास थाउजेंड्स में रह जाते हैं, क्योंकि हम उनको यूज नहीं करते हैं। जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो जितना आप यूज करेंगे उतना आप उनको परमानेंट बनाएंगे, और जितना आप परमानेंट बनाएंगे उतना आपका ब्रेन शार्प होगा। और यूजुअली कहते हैं ना कि ये इनहेरिटेड जीनियस है, वो भी होता है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट आपके जो इनहेरिटेंस को बीट करता है। तो आप जिस तरह का इन्वायरमेंट देंगे, जिस तरह का आप उसको कल्चर देंगे घर के अंदर, और थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। हम बच्चे को चलते फिरते हमसाये भी सर में थप्पड़ लगा के चले जाते हैं हमारे कल्चर में। तो यूजुअली कहाँ गए थे, मतलब रास्ते में आपको मिला बच्चा, सर पे मारा, क्या हो गया, बुलिंग, नेम टैगिंग। आप मुझे बताएं फरदाद कि हमारे कल्चर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका एक नाम नहीं है? मुश्किल से कोई एक आदमी होंगे। एग्जैक्टली। हर बच्चे का नेम टैग हम देते हैं। अच्छा, उसका अपना नाम हटा दिया, हमने एक नाम रखा हुआ है। और ये यूजुअली होता है पावरफुल टू वीक पीपल मोस्टली। और आप अगर थोड़ा सा सोचें क्रिटिकली, तो ये हमारे कल्चर में बहुत बहुत ज्यादा इंस्टिल्ड है। इस चीज को कम करने की जरूरत है। और वो बच्चे इमोशनली वीक हो जाते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे सामने से, लेकिन वो आपको इतने वीक होंगे अंदर से, और वो यही चीजें हैं जो उनको वीक करती हैं। एंड देन यूथ, जब वो कॉलेजेस में जाते हैं, जब स्कूल्स में जाते हैं, तो बुलिंग बहुत वहां पर बहुत ज्यादा है। और सोशल जो प्रेशर है, गैदरिंग सर्कल्स फ्रेंड्स का बनाएंगे, और चूज करेंगे इलीट, नॉर्मल एंड देन पुअर। तो ये यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो फिर वो इस हिसाब से आपकी डेवलपमेंट होती है। आपकी मेंटल हेल्थ को यहाँ से हम इफेक्ट करते हैं। और घर के अंदर भी पेरेंट्स भी, मोटू पतलू, टॉल है तो लंबू, शॉर्ट है तो उसका एक नाम रखेंगे, काला है तो हम बोलेंगे, मतलब आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, बट हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये चीजें हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है अपने इन्वायरमेंट से। और फिजिकल जो फीचर्स हैं जो खुदा ने हमें दिए, उनके ऊपर आप बात करते हैं। किसी की नाक अच्छी नहीं है तो हम उसको एक नाम देते हैं। किसी की आंखें अच्छी नहीं है तो उनको हम लोग उनके नाम रखते हैं ना। तो ये सब चीजें उनको इमोशनली हर्ट करती हैं, और बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और पेरेंट्स को इन चीजों का पता नहीं होता है, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा उनका सोशल सर्कल है। बाहर अगर आप उनको छोड़ते हैं तो किस तरह से आपने छोड़ देना है। यूजुअली बॉय गर्ल, अगेन मैं कहूंगी जेंडर का, बेटी है तो फिर भी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बेटा है तो उसको छोड़ दिया। और वो किस लेवल पे अब्यूज होता है बाहर जाके, वो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप रिसर्च पढ़ें, रोंगटे उठ जाते हैं। तो जब आप रिसर्च पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं कि यूनिसेफ का एक रिसर्च है जिसमें ये कहा गया कि 75% बॉयज सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। तो और सारा अंडर कारपेट होता है।
और ये अगेन टेबू है। वो बच्चे को हम इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देते हैं कि वो माँ से आके शेयर करे या बाप से आके शेयर करे। अगर बोलेगा, जैसे आपने अभी कहा था, हम लोग यूजुअली बोलते हैं बारिया नदी से सपी। तो अब यहाँ चीजें हैं जो ये चीजें हैं, हम आपने बोलना नहीं किसी को, आपने बताना नहीं है। आप माँ और बाप ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करें अपने बच्चे के साथ कि आपका बच्चा हर चीज आके आपसे शेयर करे। द अर्लियर यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड इज सेफर। तो यहाँ ये रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो आपकी होनी चाहिए बच्चे के साथ, और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि वो आपके साथ आके हर चीज शेयर कर सके। और रिलेशनशिप बिल्ड करना पेरेंट्स का काम है। अगेन पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम बच्चे को इतना डराते हैं कि वो कोई भी चीज आपसे शेयर नहीं करता है, वो सब चीजें छुपा देता है। तो ये लेवल रिलेशनशिप का हमने बिल्ड करना है अपने बच्चे के साथ। Exactly. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी कमेंट पे बिल्डअप करते हुए एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि वो बच्चे जिन्हें जैसे आपने खुद मेंशन किया था कि बचपन में मारपीट, वर्बल, साइकोलॉजिकल अब्यूज का सामना करना पड़े, और इस वजह से मतलब कोई भी रीजंस हो सकती हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स, या इस वजह से कि वो मेंटली स्लो थे। मतलब ये इनके साथ जो अब्यूज हुआ था चाइल्डहुड में, इस अब्यूज ने यकीनन उनकी सिचुएशन को मजीद खराब कर दिया अगर रादर देन हेल्पिंग। अब इस जो बुरा असर हुआ है उन पे, क्या इसको हम लेटर एडल्टहुड में हम रिवर्ट कर सकते हैं इसको? और एक और कॉन्सेप्ट है बहुत। रीपेरेंटिंग का भी, मतलब वुड रीपेरेंटिंग बी नेसेसरी इन दिस केस इन केस द चाइल्ड वाज अब्यूज्ड बाय देयर ओन पेरेंट्स, और लाइक इफ दे हैड एनी हैंड इन दैट? एग्जैक्टली। कोई भी चीज इरिपेरेबल नहीं होती है। हम बट अगेन मैं कहूंगी, बट आप कैसे उस बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं, हर चीज इंप्रूव हो सकती है, हर चीज इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगेन सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप रिसर्च देखेंगे बच्चे की लाइफ के ऊपर, बच्चे की अर्ली एडवर्सिटी, हम कहते हैं अर्ली एडवर्सिटी, जो अर्ली एज में उसके साथ जो चीजें हुई हैं उसको हम लेटर लाइफ में कैसे रिमूव कर सकते हैं। और ये सारा एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हम कहते हैं, इनको एसिस कहते हैं, यूजुअली हम इनको एसिस, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होती हैं, इम्पैक्ट उनका बहुत हाई होता है, लेकिन हम इसको किसी हद तक बाद में रिमूव कर सकते हैं। बट कौन कर सकता है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो आपके जो रिलेशनशिप घर के अंदर कोई एक बंदा होना चाहिए जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। एक बंदा जो आपके साथ बहुत क्लोज है, जो आपकी वो चीजें रिपेयर कर सकता है, रीजंस आपके साथ शेयर कर सकता है। और यूजुअली हमारे टीन्स और हमारे यूथ के अंदर वो चीज निकालना बहुत मुश्किल होती है, वो शेयर नहीं करते, और वो जो भी फील करते हैं वो अंदर रखते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें उनको पूछना होता है कि आप क्या फील करते हैं और क्यों आप ऐसे हैं। मतलब बहुत सारे आप बच्चों को एज ए पेरेंट हमें पता होना चाहिए कि आपका बच्चा एक खोल के अंदर बंद हो गया है, वो अलग रहना शुरू कर दिया उसने, वो सोचता है, अपने रूम में रहता है, या वट एवर सिचुएशन, खाना कम खाता है। ये सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के यूथ में। और खाना कम खाता है, खाना ज्यादा खाता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने की जरूरत है। चीजें शेयर नहीं करता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया है और अपने आप को बंद कर रहा है। पहले क्या इसके प्रैक्टिसेस है, आप क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। और उनके साथ करीब रहना, किसी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का बहुत जरूरी है। और जब आप ये चीजें निकलवा पाए अपने बच्चे से, देन ये चीजें रिवर्सेबल हैं, रिपेयरेबल है। और अगर नहीं, आपने उसको ऐसे ही रख दिया तो वो बिल्ड होता जाता है। सोचते हैं बच्चे, फौरन सोचते हैं कि पेरेंट्स को फिक्र नहीं है हमारी। और हर बच्चा इंडिविजुअल, एक अलग इंडिविजुअल होता है, और ये सबके लिए एक जैसा भी नहीं होता है। मतलब कुछ बच्चे जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रेजिलियंस को बिल्ड किया है, वो ओवरकम करते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को वो ओवरकम कर सकते हैं। और बहुत सारे जिन लोगों को अर्ली एजेस में अब्यूज हुए हैं, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है, चाहे वो निग्लेक्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को, हमारे पास अगर घर के अंदर 5 बच्चे हैं, एक एग्जांपल 7 बच्चे हैं विच इज नॉर्मल, 8 बच्चे हैं, तो उनमें हमने सब बच्चों को इक्वल अटेंशन दिया है कि नहीं दिया है? उनमें से बहुत सारे बच्चों को हम निग्लेक्ट करते हैं। एक माँ को या एक बाप को या फैमिली को ये भी नहीं पता होता है कि इस बच्चे की क्या नीड्स है, इसकी क्या साइकोलॉजी है, वो कैसे सोचता है, उसकी सोच क्या है।
वो क्या फील करता है हमें नहीं पता होता है। तो क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं और डिवीजन ऑफ वर्क हद से ज्यादा होता है कि माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, और हम तब नहीं सोचते हैं कि हमें कितने बच्चों की मैं परवरिश कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ एज ए पेरेंट्स। हम कितने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं, हमारे पास कितने, अगेन मैं कहूंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो हम इन बच्चों को अपब्रिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और विदाउट थिंकिंग हमारे पास 8 9 10 बच्चे आ जाते हैं, और फिर वो बच्चे भी ट्रबल में, पेरेंट्स भी ट्रबल में। और दूसरा बड़ा हमारा अलमिया ये है कि बेटे, एक बेटा होना चाहिए, उसकी चक्कर में 8 9 7 5 बेटियां आ जाती हैं। मैं उस बेटी का क्या कसूर है जिसको वो सारी चीजें नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज एक बच्चा बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो लाइन लग जाती है इतने सारे बच्चों की। तो उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? फिर हम उनको इग्नोर करते हैं, उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, फिर डेफिनेटली वो बच्चा मेंटली सोचना शुरू करता है कि अब हर बच्चे की अपनी राइट्स हैं। हर बच्चा एक अच्छे ब्रेन के साथ आता है, तो हर बच्चे को हमने एड्रेस करना है इन चीजों को, और वो ग्रेजुअली एंड स्लोली अपने अंदर वो चीजें सोचना शुरू करता है। अगेन फिर हम एज ए पेरेंट उनको डांट रहे होते हैं कि आपको नहीं पता, हमारे पास ये नहीं है, आपको समझना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं कर सकते, नहीं पूरा कर सकते, जाना है तो जाओ स्कूल, नहीं जाना तो। बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है, ये नहीं कहूंगी कि सब में, कुछ हमारे ये इश्यूज इस तरह के हैं। और जब हम उनको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, देन अगेन हम उनको कहते हैं अगर हमारी फीस ये है, हम इतनी फीस देते हैं, नंबर्स नहीं लेके आते हो, ए ग्रेड लेके आना है आपको, और कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा फलाने का बेटा इस लेवल पे पढ़ता है, उसके इतने ग्रेड्स आते हैं, आपके ये कंपैरिजन जो हम करते हैं ना, अपने बच्चे को खुद मारते हैं, अपने हाथों से मारते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता है, अगेन अनकॉन्शियसली हम इतना कंपेयर कर रहे होते हैं कि उसकी बेटी ने ये किया, आपको ये भी नहीं आता, इसके बेटे ने ये किया, आपको ये नहीं, आप किसी काम के नहीं है, निकम्मे है। तो कंपैरिजन करना सबसे पहले छोड़ दें अपने बच्चे के। हर बच्चे का ब्रेन, हर बच्चे का अपब्रिंगिंग, हर बच्चा अलग प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के थ्रू आया है दुनिया में। एक माँ के बच्चे इक्वल नहीं होते, क्योंकि जिस प्रेगनेंसी से वो गुजर के आया होगा, जिस एक्सपीरियंस से वो गुजर के आया वो डिफरेंट होगा। और एक माँ के सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, तो वो हर एक्सपीरियंस पे डिपेंड, अगेन 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करने की जरूरत है, कंपैरिजन। और दूसरा, हम लोग घर के अंदर, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, सिबलिंग जेलेसी। सिबलिंग जेलेसी हम खुद पे क्रिएट करते हैं पेरेंट्स। ये देखो ऐसे कर रहे हैं, आपको ये करना नहीं आता, देखो ये इस तरह कर रहा है, आपको ये नहीं आता। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम खुद बच्चों के आपस में दिल के अंदर एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी पैदा करते हैं। और ये मैं कहूंगी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर इक्वल हैं तो भी बच्चा सरवाइव करता है। अगर पॉजिटिव थोड़ी ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो बच्चा बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। अगर नेगेटिव का एक तराजू की तरह है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, थोड़ा सा अप डाउन हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो बच्चा फिर इन चीजों की तरफ चला जाता है। अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर ये सेशन हमारा एंड होना तो इसी सेम लिंक पे आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि टाइम लिमिट का थोड़ा सा इशू था। ओके, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे टाइम का नहीं पता था, कितना टाइम है हमारे पास अभी? अभी बस 1-2 मिनट में लिंक खत्म हो गया, लेकिन आप कंटिन्यू करें, जैसे ही एंड होता है हम दोबारा से और कितने लॉन्ग हम जा सकते हैं प्रताप? बस हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। एक ये था कि मतलब इफ यू मूव ऑन, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि ज्यादातर लोग जो मेंटल इश्यूज फेस करते हैं वो वायलेंट नहीं होते हैं, और कभी कभार जो लोग वायलेंट होते हैं उनको कोई मेंटल इशू इतना होता नहीं है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस, द मिथ्स एंड द स्टीरियोटाइप्स अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज? इस पे आप कुछ बताना चाहिए। जी बिल्कुल। ये अगेन मैं कहूंगी कि आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर जो हम कहते हैं कि एग्जेक्टिव फंक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन जो बनता है अर्ली एजेस में, हमने बच्चे को कितना चांस दिया है कि वो एग्जेक्टिव फंक्शन उसका वाइड होता है। ये एक एग्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे ब्रेन का होता है, वो एक, आप समझ रहे, एक एयरपोर्ट की तरह है। एयरपोर्ट के अंदर कितने सारे फ्लाइट्स लैंड करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन आप देखें कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं उसको, उस प्रोसेस को। जो एयर क्राफ्ट कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो कैसे उनको कंट्रोल करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने अर्ली एज में बच्चे को कैसे एक्सपीरियंसेस दिए। ये सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करता है कि वो कैसे अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन वायलेंट जो होते हैं वो अर्ली एजेस के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एसिस हम कहते हैं, एसिस का रिफ्लेक्शन होता है बाद में, कि उनको वो कुछ बच्चे उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने एंगर को, कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, कुछ वायलेंट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो दोनों केसेस में सिवियर हैं। और अगर कुछ अंदर रखते हैं
और आपसे शेयर नहीं करते हैं तो वो भी डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि वो बच्चा उन चीजों को अंदर रख रख के किसी से शेयर नहीं करके फिर एक्सप्लोजन होता है ऊपर माइंड में, और जो एक्सप्लोर कर जो आपको एग्रेशन शो करता है वो फिर भी अपने एंगर को निकाल रहा होता है, एंड बट उसका इफेक्ट जो होता है वो जो घर के लोग हैं अंदर या जो भी लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। एक दिस लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, आपके ख्याल में क्या एक ऐसा टाइम आएगा हमारे जीबीसी एरिया में जब जैसे मतलब फिर दूसरे जो रिमोट एरियाज है हमारे पाकिस्तान की, जैसे फाटा हो गया जिसमें मेंटल इश्यूज को एक तरह से मतलब ब्रशिंग अंडर द कारपेट चल रहा है अभी तक, तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा जब इस मेंटल इशू को भी किसी और बीमारी की तरह ट्रीट किया जाए विद द केयर एंड अटेंशन इट रिक्वायर्स? हाउ डेस्परेटली डू वी नीड दैट, ये बात कंसिडर करते हुए कि हमारे रिमोट एरियाज में मेंटल इश्यूज और जो सुसाइड रेट है वो हमेशा से काफी हाई रहा है, तो इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है? हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं जीबीसी में कि हर हर किसी एरिया में हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद है। अभी ये हमारे दिस इज नाउ द नीड ऑफ द टाइम कि हम लोगों को एक काउंसिल या कोई कमेटी इस तरह की हमें डिजाइन करनी पड़ेगी, चाहे ये वॉलंटियर बेस हो चाहे व्हाटएवर जो भी चीजें, जैसे आप जैसे लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हुआ बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उनको हम लोगों को एक प्रॉपर कमेटी बनाने की जरूरत है। कोई भी कमेटी कहें व्हाटएवर यू नेम इट, हम लोग ऐसी चीज बनाए जो हम लोग अपने बच्चों को, अपने यूथ को और अपने एजुकेशन सिस्टम को, चाहे हम स्टेट लेवल पे जाके बात करें या कुछ अपने जीबीसी के अंदर, जीबी के अंदर या जीबीसी आप ओवरऑल ले लें, हमें इस चीज को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। और बहुत हेल्दी एक्टिविटीज फॉर यूथ हम लोगों को उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्रोडक्टिव चीजें होनी चाहिए जो उनको ऐसा टाइम ही ना मिले कि इन चीजों की तरफ वो सोच सके, इन चीजों की तरफ चले जाएं। और दूसरा काउंसलिंग की मैं बहुत पहले से मैं बात करती थी, और जब मैं यहाँ आके देखती हूँ तो हर क्लास के लिए एक काउंसलर होता है स्कूल में। हर क्लास के, हर ग्रेड के लिए एक काउंसलर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 7th ग्रेड है तो उनका काउंसलर है, 8th ग्रेड के बच्चे हैं तो उनका काउंसलर है। बच्चे अगर एंग्शियस फील करते हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो उनका काउंसलर उनसे बात करता है, क्यों क्यों वो ऐसा फील करते हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या रूट कॉजेज हैं, सब चीजें उनसे उगलवाई जाती हैं थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू वर्कशीट्स, थ्रू स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो इस लेवल की कोई एटलीस्ट 1-2 हमारे पास काउंसलर्स हों जीबी के अंदर, जो वाकई में ट्रेंड हो इस एरिया में और साइकेट्री की हो, तो हमें ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने बच्चों को वहां सेशंस के लिए लेके जाने की जरूरत है। अगर हमारा कोई बच्चा ऐसा फील करता है तो अर्ली हेल्प करेंगे, अर्ली आप उसको खत्म कर सकेंगे चीजों को। अगर हम छुपाएंगे तो हम अपने बच्चे का खुद नुकसान कर रहे हैं। और जितना जल्दी हम इसको सोचें, जितना जल्दी हम इसके पीछे जाएं, और हम अपने यूथ के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज डिजाइन करें जहां वो मिलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यूथ ग्रुप्स बनाने की जरूरत है आपस में, जो एक दूसरे से बात कर सकें, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हेल्दी डिस्कशंस आप स्टार्ट करवा लें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि यूथ को कनेक्ट करने के लिए उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, उनके लिए गेम्स का अरेंज करना, जिस तरह की उनकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप उनको डिवाइड करें, ग्रुप्स बना दें। और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो ये चीजें सोच सकते हैं कि राइटिंग, जो लोग अच्छा राइट करते हैं उनके लिए राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट जो है कॉन्टेक्स्ट में जाके उनके लिए ऐसी चीजें क्रिएट करें। जो आर्ट में आगे हैं उनके लिए आर्ट के कॉम्पिटिशन्स करें, हेल्दी एक्टिविटीज। और एक फोरम जरूर होना चाहिए हमारा पढ़े लिखे लोगों का जो इन चीजों को एड्रेस कर सके। और जो खुदकशियां जो आपने मेंशन किया उसको अब जब सोचते हैं, जब मैं देखती हूँ तो मुझे एवरीडे मेरा दिल खून का आंसू होता है कि एक बच्चा इतने लेवल पे आके अपनी जिंदगी को खुद एंड करता है तो वो किस लेवल पे पहुंचता होगा, किस लेवल की उसकी सोच होगी, कहाँ उसको इतना प्रेशर आया होगा कि वो ये लास्ट जो स्टेप है वो लेता है। तो हमें बहुत ज्यादा क्रिटिकली इस चीज को सोचने की जरूरत है कि हम कैसे इन चीजों को हल कर सकते हैं। और आप जैसे लोग और जो वॉलंटियर्स जो हमारे पढ़े लिखे लोग या एक्सपीरियंस लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं, सेटल्ड हैं, बहुत सारे ममालिक में हमारे लोग सेटल्ड हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके वॉलंटियर सर्विसेज ले लें। वो आप थ्रू आपको
और आई एम श्योर कि हर कोई रेडी होता है अपने एरिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए। और आजकल ये कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोरोना ने हमें अच्छी चीज सिखाई कि हम लोग कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हम कर सकते हैं, दिस इज डूएबल। और बहुत सारी जगह पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है इस एरियाज में। और कैसे करें, जो ग्राउंड पे हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है कि किस तरह से ग्रुप्स बना लें, किस तरह से चीजें करें, किस तरह से हम ऐसे इवेंट्स अरेंज करें अपने बच्चों के लिए। किसी भी लेवल पे हो, गर्ल्स के लिए अलग हो, बॉयज के लिए अलग हो, या मिक्स्ड हो, जो भी लेवल पे हम करना चाहें। और पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगेन मैं कहूंगी कि हम लोगों को, जब तक हम रेडी नहीं है, हम बच्चों को दुनिया में ना लाएं, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिलीजियस जिम्मेदारी भी है, सोशल जिम्मेदारी भी है, और हर तरह से। तो जब तक हम रेडी नहीं है, हम लोगों को इस चीज के लिए जरूर सोचना चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग हमारे, मतलब मोस्टली हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कहें आप, या एजुकेशन कहें, या फिर हेल्थ कहें, अब इंटीग्रेट किया है दुनिया ने हेल्थ को, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन और आपकी दूसरी जो न्यूट्रिशन को, सब मिल के होता है, एक चीज अलग नहीं होती। तो ये चीजें भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और अगर आप देखें कि इन्वायरमेंट, अगर आप जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं, आपका इन्वायरमेंट आपके डीएनए को चेंज करता है, तो हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट के ऊपर सोचने की जरूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। exactly. और अपने यूथ को बिफोर शादी से पहले उनकी मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए। right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज काउंसलिंग होगी, उनको बताना होगा कि आपको अपने आप को रेडी करना है, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली। फिजिकली मैं इसलिए कहूंगी कि बहुत दफा हमें नहीं पता होता एज ए मदर और एज ए फादर के उनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्रुप्स क्या है दोनों के, अगर दोनों के खुदा न खासा नेगेटिव हैं, तो बच्चे सिल्वर पॉलिसी का शिकार होते हैं, और कुछ ऐसी डिजीज है जिनके वो बच्चे शिकार होते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर दोनों, जैसे मैं स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो पता चलता है कि वो, ये तो मतलब अगर दोनों हस्बैंड वाइफ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उनको पहले से कुछ वाइटामिन और वैक्सीनेशन लेने की जरूरत होती है, देन वो चीज एड्रेस हो जाती है। अब नहीं पता होता है, तो फिर आपके पास एक चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आता है। तो फिर ये चीजें भी देखने की जरूरत है कि उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे। और आपके पास आयरन की पूरी प्रॉपर मिकदार होनी चाहिए, कैल्शियम सही लेवल पे होना चाहिए, फोलिक एसिड सही लेवल पे होना चाहिए, आपके दांतों का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में और ज्यादा ट्रिगर करती हैं। तो मदर का हेल्थ लेवल कितना हाई है एक बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर हेल्दी मदर कैन प्रोड्यूस अ हेल्दी चाइल्ड, तो ये चीज हमें देखना है। और हेल्दी फादर ऑल्सो। तो ये सारी चीजें मैरिज काउंसलिंग में हमें सिखाने की जरूरत होगी, और उनको ये सब चीजें बताने की जरूरत होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। यकीनन इनका बेसिकली इफेक्ट पड़ता है बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर, साथ साथ जो उनकी एडल्टहुड में जनरेशन पे होते हैं। एग्जैक्टली, जनरेशन पे। तो अगर ये कहते हैं ना कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ अ स्किल्ड रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी, स्किल्ड इन रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी हम कहते हैं। ये रिसर्च कहता है, साइंस कहता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, कि जो एक थ्राइविंग इकोनॉमी बना सकती है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, और ये सारा आपका बिल्ड उसी पे बिल्ड करता है। Exactly. Thank you so much for that. That would actually wrap up our session. And thank you very much for attending our session and sharing your vast experience with us. This was indeed a very important conversation that had to take place for our youth, for the sake of our area. And it will no doubt help countless young people who actually wanted answers to these particular questions. And in addition to that, thank you all for our a few participants who joined our session. इस session की video recording हम अपने social media profile पे upload करेंगे. So आप उधर से इसको view कर सकते हैं, इसको share भी कर सकते हैं. And additionally, Ms. Nilofer has also written a very informative article for our parents in our latest Educure magazine. ये English में भी है और ये उर्दू में भी translate हुआ है, so that maximum parents can read it. We will provide the link for that same article as well in the description of this video on our YouTube channel, so that you can read that as well. Thank you so much. Thank you everyone for joining.
Thank you so much. Thank you for that. Thank you very much for your organization, for such a wonderful opportunity. I'm glad I could share something with my own people again. Sure. Thank sure. you. Thank you so much for that, ma'am. Take Thank care, you. and everyone have a great day. Bye-bye. Yeah, you too. Bye.